Hello students, in today's lecture number 21 on moving charges in magnetism, we shall discuss the moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is an instrument or a device which is used to detect and measure small electric current. शब्दों पर ध्यान देना है आपको. It is used to detect और मेजर शब्द किसके लिए लग रहा है? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. यदि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट है तो उसको मेजर करना है या फिर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है. यदि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम यूज नहीं करते. उसके लिए हमारे पास अनदर डिवाइस है एमीटर, आप सब जानते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर which is a device or instrument used to detect and measure small electric current. यानी जो small deflections होते हैं ना बेटा, small deflections को मेजर करेगा, ये small current को मेजर करेगा. ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, ऐसे नहीं बोलना है. गैल्वेनोमीटर मेजर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. कैसे करंट को मेजर करता है? स्मॉल करंट को. या फिर कहेंगे इट मेजर्स स्मॉल डिफ्लेक्शंस. ये स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो यदि किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाना हो, चेक करना हो कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उसे डिटेक्ट करना हो कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं. या फिर हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं. ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करंट के मेजरमेंट के लिए नहीं होता. ये केवल स्मॉल डिफ्लेक्शंस और स्मॉल डिफ्लेक्शंस, यहाँ लिख सकते हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है. किसको मेजर करता है? ये स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है बेटा. कौन? गैल्वेनोमीटर. स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है या स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है या फिर डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट करने का मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर which is a moving coil galvanometer. This moving coil galvanometer is a device or instrument which is used to detect and measure small electric current or small deflections. ठीक है, यानी स्मॉल डिफ्लेक्शंस या स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. कौन? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ध्यान रहेगा बच्चों, क्या ध्यान रखना है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए या स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए या फिर हम कहें स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करने के लिए किया जाता है. ठीक है बच्चों, सो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और स्मॉल डिफ्लेक्शंस. अब देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट का, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, जिस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर वो डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है. जानते हैं इस बात को हम. ठीक है, जैसे कि आपने 10th क्लास में जनरेटर पढ़ा था, तो जनरेटर जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. जैसे हमने इसी चैप्टर में पहले हमने पढ़ा साइक्लोट्रॉन. क्या पढ़ा था? साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन का भी अपना एक साइंटिफिक प्रिंसिपल था. ठीक है, वैसे ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक प्रिंसिपल होता है और ये प्रिंसिपल वही है जो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था. इससे पहले तो हमने एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा, लेकिन उससे एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल वाले टॉपिक से पहले हमने पढ़ा करंट कैरिंग लूप इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक रेक्टेंगुलर लूप हमने रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और देखा कि वो रेक्टेंगुलर लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. कहाँ पर रखने पर? जब उस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. ये बात हमने ऑलरेडी की हुई है. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क.
ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये वर्क करता है उस फैक्ट पर जिसमें हम बात करते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को जो कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, जो कि सर्कुलर हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब हमने टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर लूप निकाला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि लूप का स्ट्रक्चर क्या है वो मैटर नहीं करता। लूप रेक्टेंगुलर हो सकता है, लूप सर्कुलर हो सकता है, लूप किसी इर्रेगुलर शेप का हो सकता है। जब उसको हम करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यही प्रिंसिपल है किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, या इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ये किस प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये किस पर आधारित है? इस फैक्ट पर आधारित है जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, जब एक करंट कैरिंग कॉइल रखी जाती है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसे क्या अनुभव होता है? इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, तो इसे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ये बात हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में करनी है। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? जिसमें हम ये कहते हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। एक तो बताया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। क्या होता है बेटा ये? इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट और वी कैन से द चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए electrical circuit, or it is used to measure small electric current or small deflections. प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क, तो इसे क्या एक्सपीरियंस होता है? टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो कई बार इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। स्टेट शब्द लिखा हुआ आता है, स्टेट STAT, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टेट का मतलब राइट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो 1 मार्क क्वेश्चन ये आया हुआ है CBSE में, केवल प्रिंसिपल लिखना था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमें रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इस शब्द से आपको कुछ याद आ रहा होगा, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात की थी बेटा, ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बात की थी हमने। किस टॉपिक में बात की थी? जब हमने बात की करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसके प्रिंसिपल पर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये करंट कैरिंग लूप रखा था ना हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये करंट कैरिंग लूप जो रेक्टेंगुलर शेप का था, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये बात हमने की थी। इसी प्रिंसिपल पर, इसके ही प्रिंसिपल पर कौन वर्क करता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यही तो लिखा है हमने, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क। तो ये क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, और इसी टॉपिक में हमने लास्ट में बात की थी बेटा, लास्ट में हमने बात की थी रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। ध्यान आ रहा है आपको? ये देखिए, ये बात मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, यदि कॉइल का प्लेन, कौन सी कॉइल? जो रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उस प्लेन का कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा कहा जाएगा? रेडियल। कैसा कहा जाएगा? रेडियल। और इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मैंने आपको एक कॉइल बना के बताया था उस समय,
चलिए दोबारा बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप को जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये बात हमने ऑलरेडी की थी, ये बात हमने ऑलरेडी की थी। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर लूप है बेटा, ये रेक्टेंगुलर लूप है। जब इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस लूप को इस तरीके से रख दिया जाए तो इस लूप का जो प्लेन है बेटा, इस लूप का प्लेन, इस लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा हुआ है। देखिए क्या लिखा था, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यदि प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल है बेटा, ये प्लेन हो गया कॉइल का। तो अब यहाँ पर देखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, कैसे बनाई थी हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें। यहाँ पर हमने रखा था एक आयरन कोर, क्या रखा था बेटा, आयरन कोर रखा था। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का मान लीजिए रख दिया, ये सिलेंडर था, इसको कट किया, इस टाइप से ये शेप आ जाता है। तो जब इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम मैग्नेट को किस शेप का लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वी यूज यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, कॉनकेव शेप मैग्नेट, सेमी सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट। ये सेमी सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गए, ये कॉनकेव शेप हो गया मैग्नेट का, या फिर हॉर्सशू मैग्नेट कह सकते हैं, या यू शेप कह सकते हैं इसको। तो ये सारी स्ट्रक्चर मैग्नेट की हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए। तो यहाँ पर हमने किस टाइप का मैग्नेट यूज किया है, कॉनकेव शेप का। देखिए नॉर्थ पोल इसका कॉनकेव शेप में है, साउथ पोल भी, और सेंटर पर रख दिया एक आयरन कोर। तो जैसे ही सेंटर पर आयरन कोर रखा, ये नॉर्थ है तो लेंज लॉ से यहाँ पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और इस एंड पर, इस फेस पर जो कि साउथ की तरफ है, या नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, ये नॉर्थ से साउथ गई, नॉर्थ से साउथ जाएंगी सब, और ये नॉर्थ से साउथ गई। और फिर यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये एंड नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ आ गई है, ये देखिए नॉर्थ से साउथ आ गई। तो ये कैसा बना रही है, एक सर्किल बना रही है। कैसा बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक सर्कल बना रही है। कैसा सर्कल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, एक सर्किल बना रही हैं। देखिए जरा घूम के आ रही है ना, सर्कुलर शेप में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो प्लेन ऑफ द लूप है बेटा, ये प्लेन ऑफ द लूप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आएगा, तो इससे 0 डिग्री एंगल बनाएगा, यानी पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। कैसे ही रख लीजिए, प्लेन ऑफ द लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना है तो आपको जो मैग्नेट्स हैं वो कैसी शेप के लेने होते हैं, कॉनकेव शेप के। ये हमने इसमें बात की थी। चलो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इसके कंस्ट्रक्शन में करेंगे। किसके कंस्ट्रक्शन में, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं बेटा, कॉनकेव शेप के 2 मैग्नेट ले लेता हूं। ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, कॉनकेव शेप, ये कॉनकेव शेप बना दी नॉर्थ पोल, और ये मैंने साउथ पोल बना दिया, ये कॉनकेव शेप हो गई बेटा, ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। और यहाँ पर रख दिया एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर L, ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर सेंटर पर रख दिया है, और इसके चारों तरफ ये एक फ्रेम बना दिया। कैसा फ्रेम बना दिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया। ये क्या बना दिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है बेटा, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ध्यान दीजिए, ये अंदर जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने रखा है, ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। ये L जो है आयरन कोर है। L क्या है बेटा, यहाँ लिख दूं मैं, यदि यहाँ पर लिखूं तो L क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है ये। ठीक है, और ये इस सॉफ्ट आयरन कोर जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके चारों तरफ देखो रेक्टेंगुलर शेप का एक
फ्रेम के अंदर इसको रखा है। इस फ्रेम को हम चाहें तो रेक्टेंगुलर ले लें, चाहें तो हम सर्कुलर लें। यदि फ्रेम आप सर्कुलर ले रहे हो तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये सिलेंड्रिकल शेप करने लेकर के स्फेरिकल शेप का लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये जो एल लिया है आपने, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस शेप में लेते हैं। यदि आप सिलेंड्रिकल शेप का आयरन कोर लेते हैं तो जो चारों तरफ ये जो फ्रेम है, जो कि किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी ब्रास का बना हुआ है, ये जो फ्रेम होता है बेटा, फ्रेम की मैं बात करूं, जो फ्रेम है ये किसका बना होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में हम जनरली किसको लेते हैं? ब्रास को लेते हैं। ब्रास का बना होता है ये फ्रेम, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम जो कि ये वाला रेक्टेंगुलर फ्रेम बोल रहा हूं मैं, ये वाला रेक्टेंगुलर फ्रेम किसका बना होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, ब्रास का बना होता है। इसको यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कब लेंगे? जब ये सिलेंड्रिकल है। यदि आपने आयरन कोर स्फेरिकल लिया है तो इस फ्रेम को आप कैसा लेंगे? सर्कुलर लेंगे बेटा, ठीक है। और इसको लेने का वजह क्या है? इस फ्रेम को क्यों लगाते हैं? जिससे कि कॉइल एक अच्छे तरीके से बना दी जाए। इस पर जो वायर की वाइंडिंग हम करेंगे कॉइल बनाने के लिए, वो वाइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए हमने ये फ्रेम लगाया है, ठीक है। अब हम लेते हैं कॉपर वायर। कैसा वायर लेते हैं? कॉपर वायर, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर है। कैसा वायर है बेटा? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। और इंसुलेटेड का मतलब है ये एक टर्न हो गया वायर का, कॉपर वायर का एक टर्न हो गया है। ये दूसरा टर्न बना रहा हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा? ये बना रहा हूँ कॉइल। अब ये कॉइल कैसा बनेगा? ये रेक्टेंगुलर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फ्रेम आपने कैसा लिया था? फ्रेम लिया था आपने रेक्टेंगुलर, इसलिए कॉइल भी रेक्टेंगुलर बनेगा। समझ में आ गई बात? ये इस तरीके से आपने ये रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी, और ये कॉइल बना दी। ये एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया, ठीक है। इस दूसरे एंड पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं बेटा, एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये एक स्प्रिंग लगा दी। इस स्प्रिंग को हम कहते हैं हेयर स्प्रिंग मतलब बाल के जितनी पतली, ठीक है। ये सॉफ्ट होती है बहुत। कैसी होती है? सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग होती है बेटा ये, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और इस सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग का कनेक्शन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये बन गया आपका कॉइल। ये क्या बन गया बेटा? कॉइल। ये कॉइल बन गया, ठीक है। ये कॉइल हमने बना दिया, और कहाँ रख दिया इस कॉइल को? देखिए जरा, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रख दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस कॉइल को लटका दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है एक फॉस्फोर ब्रांच वायर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फॉस्फोर ब्रांच वायर। ये जो वायर है बेटा, ये वायर, ये पतला सा वायर, ये फॉस्फोर ब्रांच वायर है। अब आप कहेंगे सर ये फॉस्फोर ब्रांच वायर ही क्यों लेते हैं हम? फॉस्फोर ब्रांच वायर इसलिए लिया जाता है कि इसका जो टॉर्सन कांस्टेंट होता है ना बेटा, टॉर्सन कांस्टेंट के, वो काफी कम होता है। टॉर्सन कांस्टेंट इसका कम होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर जो भी हमारा बनेगा उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉस्फोर ब्रांच वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है बेटा। अब जिस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो एक तो फ्लेक्सिबल होगा और दूसरा स्ट्रांग होगा और जल्दी से टूटेगा नहीं। तो जब इस वायर को हम ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने से जब ये ट्विस्ट होगा, टॉर्क जब एक्सपीरियंस होगा इस लूप को, जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, अभी तो हमने करंट फ्लो नहीं किया है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा। और किस की प्रेजेंस में लटका हुआ है? ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और उस टॉर्क की वजह से ये जो वायर है ये ट्विस्ट होगा, ऐसे घूमेगी कॉइल, ठीक है। ऐसे मरोड़ आएगा वायर, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, कॉइल ऐसे घूमेगी। क्लियर है? तो ऐसा वायर हमें सेलेक्ट करना है, ऐसे मटेरियल का सेलेक्ट करना है जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो ज्यादा स्ट्रांग हो और ट्विस्ट होने से टूटे ना। तो ऐसा वायर कौन है? फॉस्फोर ब्रांच वायर। क्यों है ऐसा?
ये फॉस्फोर ब्रांच वायर, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। और दूसरा सुविधा इसका क्या मिलता है, दूसरा एडवांटेज क्या है फॉस्फोर ब्रांच वायर का, कि इसका टॉर्सन कांस्टेंट कम होता है। टॉर्सन कांस्टेंट कम होने का क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि इस जो भी गैल्वेनोमीटर बनेगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस फॉस्फोर ब्रांच वायर से इसको हम लटका देते हैं और इस वायर को हम जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से एक होता है मूवेबल टॉर्सन हेड। ये मूवेबल टॉर्सन हेड होता है जिसको मूव किया जा सकता है। ये मूवेबल टॉर्सन हेड होता है बेटा। ये कैसा मूवेबल टॉर्सन हेड। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, जैसे ये गर्दन हो गई इसकी और ये शरीर हो गया। ठीक है, ये शरीर हो गया, इसमें इसको एनक्लोज कर दिया पूरे सिस्टम को। ठीक है, और ये इसके पैर लगा दिए, ये इसके पैर लगा दिए बेटा। ठीक है, और इसके स्टार भी लगा दिए, अच्छा काम करता है इसलिए स्टार भी लगा दो कंधों पर। ठीक है, ये स्टार भी लगा दिए कंधों पर। ठीक है, ये इसको T1 नाम दे दिया और इसको T2 नाम दे दिया। और ये फॉस्फोर ब्रांच वायर था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इस एरो से आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं। ठीक है, इस एरो से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो। ये जो वायर है, ये वायर क्या है बेटा, ये वायर है फॉस्फोर ब्रांच वायर। ये फॉस्फोर ब्रांच वायर है। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। तो ये गर्दन बना दी, ये सिर पर चोटी लगा दी और ये कंधों पर स्टार लगा दिए और इस तरीके से इसका ये शरीर बना दिया और ये पैर लगा दिए। अब ये पैर नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं लेवलिंग स्क्रू। ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये जो है ये दोनों इनसे लेवल करते हैं, इसको लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ये इनको टिल्ट करके या लूज करके इसको लेवल में किया जाता है, एक समतल में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से नीचे हो और एक तरफ से ऊपर हो। लेवलिंग करने के लिए इन दोनों स्क्रूज का यूज करते हैं। और ये एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं जहां से हम एक्सटर्नल सर्किट को करंट भेज देंगे। जो भी करंट इसमें डेवलप होगा इस कॉइल के घूमने से एक्सटर्नल सर्किट को चला जाएगा। ठीक है, और इससे एक वायर और लेते हैं इस मूवेबल टॉर्सन हेड से, जो जोड़ देते हैं किससे, T1 से। ध्यान रखना, इस H से T1 का कनेक्शन और करते हैं। और जो ये स्प्रिंग यानी इस कॉइल का ऊपर का एंड तो देखिए मूवेबल टॉर्सन हेड से जुड़ गया। ये H क्या है, मूवेबल। H क्या है बेटा, दिखाई दे रहा होगा अब आपको। H क्या है, मूवेबल टॉर्सन हेड। मूवेबल टॉर्सन हेड यानी ये घूम सकता है बेटा। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे घूमता है। तो ये जो वायर है इस कॉइल का ऊपर का एंड तो मूवेबल टॉर्सन हेड से जुड़ गया, और ये जो नीचे वाला है हिस्सा, ये वाला वायर इधर से जा करके और किससे जुड़ेगा, T2 से जुड़ता है। ये सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग से होते हुए, और ये वायर कहाँ से जुड़ गया, T2 से जुड़ गया। ये किससे जुड़ जाता है बेटा, T2 से जुड़ जाता है। और ये जो वायर हमने इसको कॉइल को बनाने में यूज किया है, ये वायर कौन सा है, कॉपर वायर है। ध्यान रखना, ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, और ये कॉनकेव शेप के दो मैग्नेट के पोल हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल हैं। अब देखिए जरा, ये तो डायग्राम बन गया किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए मैंने कहा कि ये टॉर्सन हेड मूवेबल है और इससे जुड़ा रहता है एक निडल। ठीक है, तो जैसे ये कॉइल है बेटा, ये कॉइल है और इससे ये टॉर्सन हेड जुड़ा हुआ है। ये टॉर्सन हेड मान लो, इसका ग्रीन पेंसिल जो है टॉर्सन हेड। ये कागज का जो टुकड़ा मेरा रेक्टेंगुलर हाथ में है, इसको आप मान लो ये कॉइल, ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, और इससे ये फॉस्फोर ब्रांच वायर के जरिए ये टॉर्सन हेड मान लो, ये ब्लैक वाला हिस्सा इसका, और इस टॉर्सन हेड से ये पिंक कलर की जो पेंसिल है ये एक निडल है मान लीजिए। ये क्या है, निडल, यहाँ से जुड़ी रहती है, इस तरीके से जुड़ी रहती है निडल। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉइल घूमेगी बेटा, जैसे ही ये कॉइल घूमेगी, ये कॉइल ऐसे घूमी तो निडल भी घूम रही है ना, निडल भी घूम रही है। ये कॉइल जैसे ही घूमेगी तो निडल भी घूमेगी। भाई ये जो भी निडल यहाँ टॉर्सन हेड से जुड़ी हुई थी, मूवेबल टॉर्सन हेड से जो भी निडल जुड़ी हुई है, ये मान लीजिए निडल है, ये निडल थी हमारी। तो जैसे ही ये कॉइल को मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये कॉइल जैसे ही घूमेगी बेटा, ऐसे घूमेगी तो ये निडल भी घूमेगी।
ऐसे घूमेगी तो निडल इधर चली जाएगी, और ये निडल ऐसे घूमेगी और ऊपर लगा रहता है स्केल। ऊपर क्या होता है? स्केल होता है। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, जैसा कि एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, देखो जरा, मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है क्योंकि ये मुझे आसान लगा, और इसका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने जो कॉइल है वो सर्कुलर ली है, हमने कॉइल कैसी बनाई है? रेक्टेंगुलर बनाई है। अब देखिए, ये कॉइल से जुड़ रही है ये निडल पॉइंटर जिसको हम कह रहे हैं, और ऊपर लगा रहता है स्केल। तो जैसे ये कॉइल घूमेगी बेटा, जैसे ये कॉइल घूमेगी वैसे ये निडल भी ऐसे घूमेगी, तो जहां भी आ रहा है उससे हम डिफ्लेक्शन नोट कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग है। रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमने जो ये मैग्नेट्स यूज किए हैं, इनका शेप कैसा लिया है? कॉनकेव नेचर का लिया है, और सेंटर पर क्या रख दिया है? सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया है। उसके चारों तरफ ब्रास का एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का ये रेक्टेंगुलर फ्रेम लगा दिया है। अब इस लूप को, इस कॉइल को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ? OPQR। OPQR ये कॉइल है। ठीक है, OPQR क्या है? कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न हैं। एक ऐसे, ये एक चक्कर को हम एक टर्न कहते हैं, ये दूसरा चक्कर है, दो टर्न हो गए। ऐसे ही इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ना बेटा। ठीक है, तो चलिए, ये मूवेबल टॉर्सन हॉर्ड है, ये T1 T2 दो टर्मिनल है जहां से एक्सटर्नल जो भी डिफ्लेक्शन होगा सर्किट में वो हम इनसे हम सर्किट से सप्लाई दे देते हैं। करंट की सप्लाई भी तो देंगे इसको, किसको? इस कॉइल को करंट की सप्लाई देंगे, यहाँ से देंगे करंट की सप्लाई, और करंट की सप्लाई जैसे इसमें आएगी इधर से आएगी, करंट की सप्लाई ऐसे आएगी, इधर से आएगी करंट की सप्लाई, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, और इधर से जाएगा तो इसमें इधर से होगा, यूं हो जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कॉइल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखी जाती है तो इसको क्या एक्सपीरियंस होता है? टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा, बन जाएगा ना। अब देखिए, इस जो बातें मैंने बोली हैं इस डायग्राम के साथ वो यहाँ पर लिख भी दी हैं, देख लेते हैं एक बार। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल OPQR, इसमें एक कॉइल OPQR होती है, देखो OPQR। ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तो बहुत सारे टर्न्स हैं या नहीं, और ये किसकी बनी होती है? कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड होता है, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है? कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज रेडियल। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? रेडियल है। तो देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है या नहीं? सस्पेंडेड है फॉस्फोर ब्रांच वायर की हेल्प से, मूवेबल टॉर्सन हेड से जो लटकी हुई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको? अब द कॉइल इज बाउंडेड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, जो कि हमने कैसा लिया है? रेक्टेंगुलर लिया है। कॉइल किसके ऊपर बाउंड की गई है? कॉइल जो कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसको एक रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर बाउंड करके बनाया गया है। ये देखिए जरा, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम था ये ब्रास का था, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का था, और ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर ही तो इस कॉपर वायर को बाउंड करके इस कॉइल को बनाया गया है। तो वही मैंने लिखा है। तो हमने यहाँ रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है तो रेक्टेंगुलर कॉइल बन रही है, सर्कुलर लेते तो सर्कुलर कॉइल बनती। ठीक है, एंड इनसाइड फ्रेम ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड, और फ्रेम के अंदर क्या रखा हुआ है? सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में मदद मिले, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिले। यानी रेडियल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है? एक तो ये कॉनकेव शेप का यूज किया हमने, दूसरा सेंटर पर सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द कॉइल इज सस्पेंडेड, आगे देखिए, द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्सन हेड। कॉइल किससे लटकाई हुई है? ये देखिए, मूवेबल टॉर्सन हेड से लटकाई हुई है, ये मूवेबल टॉर्सन हेड है, इससे लटकाई हुई है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रांच वायर, और कौन से वायर का यूज किया गया है? फॉस्फोर ब्रांच का। ठीक है, इन कहां पर लटकाई हुई है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में लटकाई हुई है। बी यूज फॉस्फोर ब्रांच वायर, क्यों यूज करते हैं हम फॉस्फोर ब्रांच वायर को? देखिए, इसमें मैंने कारण लिखा है जो मैंने आपको बताया था। बी यूज फॉस्फोर ब्रांच वायर बिकॉज इट्स टॉर्सन कांस्टेंट इज लो, क्योंकि इसका टॉर्सन कांस्टेंट लो होता है। जो टॉर्सन कांस्टेंट कम होने की वजह से
गैल्वेनोमीटर को क्या बना देता है, हाईली सेंसिटिव बना देता है। और गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव होने से क्या फायदा मिलेगा कि वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। एंड और ये जो फास्फोर ब्रांच वायर है, एक एडवांटेज तो इसका ये हो गया कि इसका टॉर्सन कांस्टेंट लो होता है और उस वजह से इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है फास्फोर ब्रांच वायर का, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फास्फोर ब्रांच वायर इज वेरी हाई सो दैट इवन थिन वायर डज नॉट ब्रेक। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण पतले से पतला फास्फोर ब्रांच वायर भी यदि हम लेंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उससे आपने हैवी वेट लटकाया हुआ है, ये कॉइल को लटकाया हुआ है, तो यदि ये मजबूत नहीं होता तो टूट जाता। तो फास्फोर ब्रांच वायर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिससे कि ये क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने से फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रांग होगा। और पतला वायर भी इसका यूज करने से ये टूटेगा नहीं, ज्यादा वजन को झेल लेगा। ठीक है। और एक कारण मैंने बताया कि इसका टॉर्सन कांस्टेंट कम होता है, उस वजह से ये गैल्वेनोमीटर हाई सेंसिटिव बनेगा। हाई सेंसिटिव होने का मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो है ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इट मीन्स फॉस्फोर ब्रांच वायर इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। फॉस्फोर ब्रांच वायर क्यों यूज किया मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फास्फोर ब्रांच वायर क्यों यूज करते हैं ये पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसा रखा जाता है, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। अब मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग किसकी हेल्प से बनाते हैं, कॉनकेव शेप के मैग्नेट यूज करते हैं, हॉर्सू मैग्नेट यूज करते हैं, और क्या यूज किया है हमने, सॉफ्ट आयरन कोर। देखना जरा, ये कॉनकेव शेप के मैग्नेट यूज किए हैं ना, और हमने सॉफ्ट आयरन कोर का भी यूज किया है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि जब रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है जब प्लेन ऑफ द लूप की हम बात करते हैं, प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जब हम लेते हैं तो टॉर्क कितना आता है, NIAB cos थीटा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, इसमें फ्लो होने वाला करंट, A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, इस लूप का, इस कॉइल का एरिया A हो गया, और B क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये लूप रखा हुआ है, कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखना जरा, ये प्लेन ऑफ द लूप है, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ना बेटा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही है, तो B और A के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि रेडियल है तो मैक्सिमम टॉर्क आपके कॉइल को एक्सपीरियंस होगा। और देखिए, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग। जो कॉइल का निचला हिस्सा है, ये देखिए लोअर एंड ऑफ द कॉइल, लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग, जो कि सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। ठीक है। और फर्दर दिस हेयर स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2 एंड द अपर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू मूवेबल टॉर्सन एंड हेड। राइट, तो यही मैंने लिखा है, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग S1 एंड फर्दर दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड। इस हेयर स्प्रिंग को आप S1 कह दीजिए, चलो यहाँ S1 लिख दो, S1 लिखा है हमने। ठीक है, हेयर स्प्रिंग S1, फर्दर दिस स्प्रिंग S1 इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। L is a soft iron core which may be spherical if we want circular coil। अभी हमने सिलेंड्रिकल लिया है सॉफ्ट आयरन को क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया है। यदि सर्कुलर बनाते कॉइल को तो हम यहाँ पर स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते। ठीक है, क्लियर, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए थ्योरी एंड वर्किंग की बात करते हैं। अज्यूम दैट, मान लीजिए ए कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इस कॉइल का एरिया कितना है, कैपिटल A है। जो एरिया ये कॉइल कवर कर रही है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। और इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है। और इसको कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, विच इज रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। द रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कीप द प्लेन ऑफ द कॉइल इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
और जो रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखेगा। यानी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पेन की डायरेक्शन में और ये प्लेन ऑफ द लूप है, तो एरिया वेक्टर इसका इधर ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो बी और ए के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो टॉर्क होगा जो कि रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा वो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क वुड बी इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो थीटा क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन ऑफ द कॉइल है इज इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने समझाया जैसे ये पेन की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका जो प्लेन है इस कॉइल का जो प्लेन है बेटा ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही तो आएगा, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा 0 होने से सिंस थीटा इज 0 तो टॉ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाई दैट मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से मैक्सिमम टॉर्क वुड बी इक्वल टू एन आई ए बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो ये मैक्सिमम टॉर्क जो करंट कैरिंग लूप या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक्सपीरियंस कर रही है वो हमने निकाल लिया, ये मैक्सिमम टॉर्क निकाल लिया। ठीक है, एन आई ए बी, क्लियर। अब देखिए ये तो एक हो गया, इसमें करंट फ्लो करने से इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया इस लूप ने, कॉइल ने। और दूसरा यहाँ पर मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हैं कि जब इसमें करंट फ्लो होगा बेटा, जब इसमें करंट फ्लो होगा कॉइल में तो ये जो फॉस्फोर ब्रांच वायर से लटकी हुई कॉइल है ये ऐसे ट्विस्ट करेगी, ऐसे घूमेगी। ये मान लीजिए पेन जो है फॉस्फोर ब्रांच वायर है और ये मेरा हाथ जो है ये लूप है, कॉइल है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा और जैसे ही इसको टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो ये लूप जो है ऐसे मूव करेगा, यानी ये जो वायर है बेटा वो ऐसे ट्विस्ट होगा, ऐसे ट्विस्ट होगा। और जब कोई वायर ऐसे ट्विस्ट होता है तो उसको टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जो मैकेनिकल टॉर्क यहाँ पर वायर को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मैकेनिकल टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर वो कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं एज phosphor branch wire also experiences ऐसा है बेटा, ये also experiences what, also experiences restoring torque, रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है, जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है बेटा और ये फॉस्फोर ब्रांच वायर से लटकी हुई है, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट कैरिंग है तो ऐसे ट्विस्ट हो गई, लेकिन इस वायर में क्या आ जाएगी, फिर ऐठन आ जाएगी और फिर इस वायर में इसके उल्टी दिशा में, जिस डायरेक्शन में ये वायर ट्विस्ट हुआ है इस तरीके से घूमी कॉइल, तो इसके उल्टी दिशा में ये क्लॉकवाइज घूमी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वायर में एक टॉर्क डेवलप होगा जिसको रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे, जो कि इस कॉइल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो कि मैकेनिकल टॉर्क हम कह सकते हैं, मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है, ये डेवलप होगा। ठीक है, which is written as phosphor branch wire also experiences restoring torque, which is written as, क्या लिखा जाएगा फिर ये, which is written as tau is equal to k into alpha मान लेता हूँ मैं, k into alpha, ठीक है, k into alpha, where k is torsion constant, where इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, where k is what, टॉर्सनल या टॉर्सन भी कहते हैं सिंपली, ठीक है, कांस्टेंट, किसका टॉर्सन कांस्टेंट है, ऑफ
फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, इसी से तो लटकाई हुई है आपने कॉइल। कॉइल किससे लटकाई हुई है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, जिसे हम सस्पेंशन वायर भी कहते हैं। जिस वायर से लटकाया हुआ है कॉइल को वो सस्पेंशन वायर हो गया, ठीक है। उसका टॉर्सन कांस्टेंट क्या हो गया, क्लियर है। और ये थीटा क्या, अल्फा क्या हो गया बेटा यहाँ पर? अल्फा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितने एंगल से वायर ट्विस्ट हुआ है बेटा। ये कॉइल आपने रखी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वायर ऐसे घूमा, वायर इस तरीके से घूमा, इस तरीके से घूमा, जैसे मेरी फिंगर को मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से घूमा, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्विस्ट होना कहते हैं। तो कितने एंगल से ये ट्विस्ट हुआ, वो हो गया अल्फा, वो हो गया अल्फा। सो यूजिंग नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में यदि हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करें, 1 क्या है? टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी, या टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आई ए बी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? टॉ इज इक्वल टू के अल्फा। तो हम क्या लिख देंगे? के अल्फा इज इक्वल टू एन आई ए बी। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और यहां से मैं आई की वैल्यू निकालूं, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? के अपॉन एन ए बी, के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा, ये आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई। और यदि अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ए बी अपॉन के इंटू आई आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखना जरा, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि कॉइल में कांस्टेंट रहेगा। ए एरिया ऑफ लूप है, एरिया ऑफ कॉइल है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है। और ये के तो टॉर्सन कांस्टेंट है, जो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये अल्फा, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कौन कांस्टेंट हो गया? कौन कांस्टेंट हो गया? दिस एन ए बी अपॉन के, ये तो कांस्टेंट हो गया। और ये आई आ गया, ये क्या आ गया? आई। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आई आ गया। ये बेटा अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? अल्फा है, अल्फा, ठीक है। अल्फा जिसको हमने क्या कहा? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये आई क्या है? करंट। मतलब कॉइल में जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ेगा, उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ेगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी वायर उतना ही ज्यादा ट्विस्ट होगा। जितना ज्यादा हम करंट बढ़ाएंगे वायर में, जो ट्विस्टिंग है वो उतना ही बढ़ जाएगा। और यही एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें किसको बताता है बेटा? यही एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें बताता है डिफ्लेक्शन को। किसे बताता है बेटा? डिफ्लेक्शन को। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर the value of current flowing through coil, higher would be जब करंट हायर होगा तो हायर क्या हो जाएगा? हायर वुड बी डिफ्लेक्शन, हायर वुड बी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हाई हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन हाई हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न आता है, प्रूव दैट इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन आता है, प्रूव करने के लिए आता है, कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख ही दिया, हायर द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू जितना ज्यादा करोगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। या फिर कहें हम लोअर द वैल्यू ऑफ करंट, ये भी लिख लीजिए, लोअर द वैल्यू ऑफ करंट, लोअर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, लोअर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, लोअर वुड बी डिफ्लेक्शन। तो अल्फा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब आई लो है, देखिए आई बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, आई घटेगा तो अल्फा घट जाएगा, यही तो बात है, ठीक है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, सो वी मे राइट दैट
deflection is directly proportional to current flowing through coil। ये प्रूव करने के लिए आता है बेटा कई बार क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बात की आपसे कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने क्या क्या बात अभी तक आपसे कर ली। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में बात हो गई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये बात हमने कर ली। कंस्ट्रक्शन के कैसे बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन की बात हमने कर ली। कंस्ट्रक्शन के बाद में हमने थ्योरी एंड वर्किंग की बात कर ली। थ्योरी एंड वर्किंग में हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि अल्फा यानी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। ये भी अल्फा जैसा दिख रहा है, ये भी अल्फा जैसा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये ध्यान रखने के लिए, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना है, ये ध्यान रखने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, क्लियर। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? 2 टर्म और दे देता है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट सेंसिटिविटी, ये पूछ लेता है बेटा कई बार। तो करंट सेंसिटिविटी जिसको हम लिखते हैं अल्फा अपॉन आई से, अल्फा अपॉन आई, यानी अल्फा क्या हो गया बेटा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट is known as current sensitivity, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। अब क्या होगा ये करंट सेंसिटिविटी? अभी हमने अल्फा निकाला था ना, सिंस अल्फा इज इक्वल टू क्या निकाला था, अभी हमने डिराइव किया था, ध्यान रखना है आपको, याद रखना है, ये NAV अपॉन K इंटू आई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप करंट को क्यों बढ़ा रहे हो? देखो नंबर ऑफ टर्न्स को यदि आप बढ़ाओगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो आपका गैल्वेनोमीटर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉइल बड़ा हो जाएगा बेटा, इसलिए बल्कि हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। एरिया बड़ा होगा तो एरिया तब भी बल्कि हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्सन कांस्टेंट तो ऑलरेडी हमने कम लिया हुआ है, और आई का वैल्यू हम ज़्यादा कर सकते हैं अल्फा के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। ये बात हम आगे करेंगे, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी की। तो अल्फा अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट इज नॉन एट करंट सेंसिटिविटी, और इससे निकालने के लिए हमने अल्फा की वैल्यू ये रखी। यहाँ से अल्फा अपॉन आई यानी करंट सेंसिटिविटी आ जाएगा किसके बराबर? NAV अपॉन K। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब यूनिट क्या होता है करंट सेंसिटिविटी का, ये भी पूछ लेता है कई बार। यूनिट क्या होगा? फॉर्मूले से ही बताओ। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन है। अल्फा क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन। और आई क्या है? करंट। आई क्या है? करंट है, ठीक है। तो करंट तो हो गया आपका एम्पियर में, करंट किस में हो गया आपका? एम्पियर में हो गया करंट तो, ठीक है। और डिफ्लेक्शन का आप किस में लेोगे? रेडियन में ले लेंगे। डिफ्लेक्शन किस में ले लेंगे हम? रेडियन में ले लेंगे। ये अल्फा को तो हम रेडियन कह देंगे, रेडियन, ठीक है। और नीचे करंट है, इसको हम कह देंगे एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन अपॉन एम्पियर, या फिर ऐसे लिख दो रेडियन पर एम्पियर। ये यूनिट हो गया करंट सेंसिटिविटी का, समझ में आ गया? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, क्लियर है। दूसरा होता है एक टर्म बेटा इसमें, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे हम कैसे लिखते हैं? अल्फा अपॉन बी से लिखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को। तो क्या डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डिफ्लेक्शन, अल्फा तो हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज
is known as voltage सेंसिटिविटी। क्या कहलाती है वो? वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू देखें पहले। तो अल्फा क्या है बेटा? NAB अपॉन के इंटू आई होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? अल्फा अपॉन बी चाहिए। तो अल्फा अपॉन बी का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? बी की जगह क्या लिख दूँ? IR लिख दूँ। लिख सकता हूँ ना बी की जगह, सेंस V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, या RI, या फिर ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI, ठीक है, ओम्स लॉ से ऐसा लिखते हैं या नहीं? तो V इज इक्वल टू RI लिख दिया मैंने। तो अल्फा अपॉन V किसके बराबर आ गया बेटा? 1 अपॉन R को तो मैं अलग लिख लूँ और अल्फा अपॉन I लिख दूँ, ठीक है। अब अल्फा अपॉन I की वैल्यू तो मेरे पास है, यहाँ से आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अल्फा I को इधर ले जाऊँ नीचे तो NAB अपॉन के आ जाएगी, NAB अपॉन के। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का? यूनिट क्या होगा? ये तो डिफ्लेक्शन है और ये वोल्टेज है, तो रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज को वोल्ट में, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दे, रेडियन पर वोल्ट, ऊपर ले जाएं, रेडियन पर वोल्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, इनके ऊपर क्या आता है? क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि इंक्रीजिंग द करंट, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है?